समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूँ। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने हमारा ये साप्ताहिक शो शेखर से सवाल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। शेखर, शुरुआत की जाए। हाँ बिल्कुल की जाए। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ आजकल जो रुझान है वो ये है कि जो ग्लोबल था वो लोकल हो गया है ना। तो हम हैं लोकल, यहाँ बैठे हैं, लेकिन सभी लोग को लगता है कि दुनिया की चिंता है, क्योंकि दुनिया का इस टाइम दुनिया में जो हो रहा है, सारी दुनिया बिल्कुल ऊट पटांगा। तो कहने की बात है दुनिया ऊट पटांगा जैसे गाना था, लेकिन वो नहीं है, कुछ और हो रहा है। ऊट पटांग भी हो रही है, इनसाइड आउट भी हो रही है, क्योंकि एक आदमी के, अमेरिकनों ने एक आदमी को चुना है, उससे दुनिया के सारे समीकरण अब बदल रहे हैं। और ये अच्छी बात भी है कि हम सभी अपनी इधर ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, दलित, ओबीसी वगैरह वगैरह वगैरह, तमिल, हिंदी, हालांकि टीवी चैनल्स इन चीज़ों में बहुत शोर करते हैं, औरंगजेब है ना, क्योंकि उनको लगता है शायद रेटिंग्स मिले। वैसे टीवी चैनल्स की आजकल कोई रेटिंग्स नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। खास करके जो इंग्लिश टीवी चैनल्स हैं तो वो एकदम बर्बाद हैं। हिंदी फिर भी थोड़ी औरंगजेब करके थोड़ा बहुत तमाशा कर लेती हैं, लेकिन जो असली लोगों की दिलचस्पी है वो दुनिया में है, और दुनिया में ही होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे टाइम में भी जब लोग कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अटैक है, इस समय ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस टाइम ट्रम्प को अगर छींक आती है तो हम सबको जुकाम हो जाता है। हमको होता है, शी जिनपिंग को होता है, चीनियों को होता है, इंडोनेशिया में होता है, फिलीपींस में होता है, टर्की में होता है, और तो और अभी अब यूक्रेन और रूस में तो होता ही है, पर अभी आप देखिए कि कॉन्गो में भी हो गया है। तो वो बात हम करेंगे जैसे बात से बात निकलेगी। बिल्कुल, इसी बात पे ट्रंप पे ही पहला सवाल लूंगी। तनुश्री सेन का सवाल है, बोल रही हैं कि ट्रंप अपनी अनरिलायबल और अनप्रिडिक्टेबल विदेश नीतियों के कारण यूरोप को एक बार फिर रीआर्मामेंट की ओर ढकेल रहा है। क्या आपको लगता है कि यूरोप व्यापार के मामले में चीन को अधिक विश्वसनीय और स्टेबल पार्टनर के रूप में देखना शुरू कर सकता है, या यूरोपीय संघ और चीन के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत बड़े हैं? देखिए, आपका सवाल तनुश्री जी बहुत गहरा है, और गहरा इसलिए कि ट्रंप ने यूरोप के साथ तो डिस्टेबलाइज किया है। तो उसमें दो बातें समझने की हैं। एक तो यूरोप की कोई चीन से दुश्मनी नहीं थी, यूरोप तो चीन से ठीक ठाक था जी। चीन से सामान खरीद रहा था सस्ता, और चीन को कुछ, चीन के यहाँ अपनी प्रोडक्शन शिफ्ट कर रहा था। तो उनके पास अपनी हैवी मशीनरी, चाहे जो भी वो बनाते हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर्स में काम करते थे, अब तो हमारे पास प्रिंटेड न्यूज़पेपर में हम काम नहीं करते क्योंकि वो ओल्ड इकोनॉमी है। लेकिन उसमें जो प्रिंटिंग मशीन्स आती हैं दुनिया में बड़ी, तो जो सबसे अच्छी मशीन जो मानी जाती थी गॉस, वो जर्मन मशीन है। तो हम जब इंडियन एक्सप्रेस में थे, हमने कहा चलो मशीनें देखते हैं, नई मशीनें लेनी, पुरानी हो गई थी, तो कहा गॉस एक जर्मन मशीन है। पर पता लगा कि है तो जर्मन मशीन, पर बनती चीन में है, क्योंकि जर्मनी ने सारा वहाँ शिफ्ट कर दिया था। तो सारे यूरोप का चीन के साथ एक बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट था। ये अमेरिका के दबाव में एक तरीके से, क्योंकि वो अमेरिका के कैंप में थे, क्योंकि अमेरिका का चीन से पंगा था, तो इसमें यूरोप खिंच के चला गया। यूरोप का दिल नहीं था चीन के साथ पंगा लेने में, ये तो पार्टनरशिप में, भाईचारे में गए। तो उनको अब ये मजबूरी कम नज़र आएगी, और चीन भी इस बात को जानता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, जो यूरोप सोचता था कि अमेरिका के हमारा साथ है, बिल्कुल आयरन कास्ट, हमारा अलायंस है, नेटो है, ट्रीटी है, अब उस पर कोई यकीन नहीं करता है। अब कोई यकीन नहीं करता है, और कल को ट्रंप ना रहे, हमेशा तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि उनकी दूसरी टर्म है। अगर उसके बाद कोई और भी आया और फिर बोलेगा मैं सब रिस्टोर करता हूँ, फिर भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि किसको भरोसा है कि कल को एक और ट्रंप नहीं आएगा। तो ये सब बदल गया है। लेकिन ये सिर्फ यूरोप की बात नहीं है, सारी दुनिया बदल गई है, क्योंकि ट्रंप इस समय कुछ ऐसे बन गए जैसे पुरानी फिल्मों में हमारी
60 के दशक की फिल्मों में जमींदार होता था जो सारे आसपास के गांव से लगान वसूल करता था जी और जिसने नहीं किया उसका किसी की बैलगाड़ी चुरा ली, किसी की लड़की उठा ली, किसी का घर जला दिया, या दो को भिड़ा दिया आपस में, फिर कहा कि अगर आपको शांति चाहिए तो मुझे अपना आधा आधा हिस्सा दे दो। तो जी। ट्रम्प अब वही कर रहे हैं। अब यूक्रेन को पहले कहा कि मैंने तुम्हें इतनी मदद की थी, उसके लिए मुझे पैसे दे दो। पैसे नहीं दे सकते तो मुझे आपके पास जो ये क्रिटिकल मिनरल्स है, खनिज है, ये सब मेरे साथ डील कर लो, 50-50 कर लो। उसके बाद अब उन्होंने परसों क्या बोला? परसों बोला कि शायद जो यूक्रेन के बड़े पावर प्लांट है, जी ये पावर प्लांट में किसका किस्सा है? ये यूरोप की बात है। ये पावर प्लांट में सबसे बड़ा किस्सा एक पावर प्लांट है जिसको ज़ापोरिजिया बोलते हैं। ज़ापोरिजिया दुनिया का सबसे बड़े प्लांट्स में से है। मेरा ख्याल सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, 5700 मेगावाट का है। इस टाइम वो बंद है क्योंकि काफ़ी कुछ वो रूस के कब्जे में है, कुछ उसके आसपास का एरिया यूक्रेन के कब्जे में है, उसके आसपास गोलाबारी भी होती है, तो उसको एक सेफ्टी के लिए 2022 से बंद किया हुआ है। तो अब ट्रम्प कह रहे हैं कि शायद ये अच्छा होगा कि जो यूक्रेन के जो पावर प्लांट्स हैं उन पे भी अमेरिका का कंट्रोल हो जाए। तो ये क्या है? ये वो 60 के दशक का जमींदारी तो है जी या फिर ये पाड़ा मस्तान, जैसे बंगाल में कहते हैं, कलकत्ता में जो मोहल्ले का गुंडा है, हर किसी से हफ्ता ले लिया, या जैसे मुंबई में एक ज़माने में हाजी मस्तान, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम, अरुण गावली, छोटा राजन, इस तरह के वसूली करने वाले जो होते थे कि अगर आपको शांति चाहिए अपने इलाके में तो मुझे इतना पैसा दो। जी तो ट्रम्प का बर्ताव इस समय वो हो गया है। इसी के लिए मैंने कहा था, मैं आपके कॉन्गो की बात मैंने मेंशन की थी कि मैं लेके आऊँगा। अब कॉन्गो के राष्ट्रपति हैं, अब कॉन्गो है, DRC कहते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बड़ा गरीब देश है, उसमें बहुत लड़ाइयाँ हैं आपस में, और बहुत बड़ा देश है, और उसकी राजधानी एक तरफ है और सारा देश उस तरफ है। उस देश के साथ में रुवांडा है, युगांडा है, बुरुंडी है। जी उन्होंने अपने अपने ग्रुप बना के और इनके इंसर्जेंट पकड़ के कॉन्गो में चढ़ाई कर दी है, और चढ़ाई करके जो उनके खनिज के इलाके हैं, उस कॉन्गो के पास लिथियम है, कोबाल्ट है, सोना है। लिथियम कोबाल्ट के बिना आजकल EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बन सकते हैं। चीन का वहाँ पे बहुत जमावड़ा है। तो वो सब लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो ये देशों ने जो उनकी जो इंसर्जेंट्स है उन्हें इकट्ठा करके बहुत एरियाज पे कब्जा करके वहाँ से खनिज निकाल के ये देश बेच रहे हैं दुनिया भर में। तो कॉन्गो के राष्ट्रपति ने कल कहा कि मैं न्योता देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं और मेरे कुछ खनिज ले लें और मेरे देश में शांति करा दें। तो ये बिल्कुल जो दर्जा है अभी, ये एक दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, या कोई शहाबुद्दीन जैसे बिहार में थे जिसको बाहुबली कहते हैं। जी पहले हम अंडरवर्ल्ड डॉन बोलते थे बम्बई वगैरह में, और आजकल हिंदी हार्टलैंड में बाहुबली बोलते हैं। तो ट्रंप इस समय दुनिया के बाहुबली बनने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक इसमें सफल भी हो रहे हैं। तो इसमें यूरोप का परेशान होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाकी देश भी परेशान होंगे, भारत भी परेशान है। और हर देश को ये सोचना है कि मुझे रूस से पंगा लेना ज़रूरी था, मुझे चीन से पंगा लेना ज़रूरी था, क्योंकि ये सब तो आपने अमेरिका के वायदों पे किया जी और अमेरिका के ट्रस्ट के ऊपर किया। इस समय मैं नहीं मानता कि भारत भी अमेरिका को एक हफ्ता भी ट्रस्ट करेगा। हम मुस्कुरा के उनसे बात करेंगे, सब कुछ जब तक चलता रहेगा, जो आदान प्रदान होगा वो होता रहेगा, लेकिन ये अब किसी के अंदर ये ट्रस्ट नहीं रहा है। वो रहीम जी ने लिखा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से या ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अब कल को अमेरिका में कोई और राष्ट्रपति आके अगर इस बात को दोबारा जोड़ता भी है तो इस धागे में अब गांठ पड़ चुकी है। तो ये एक सच्चाई है। यूरोप इस समय बिल्कुल अपना खुद सोचेगा, और यूरोप अच्छा भी है। यूरोप अगर ऑटोनोमस फिर से हो और अपने आप को एक और फोर्स समझे, क्योंकि ये सच्चाई है कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर जिसको हम कहते हैं ना, वो वर्ल्ड वॉर होती नहीं है, वो यूरोप की वॉर होती है। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध जिन्हें कहते हैं, दोनों यूरोप की लड़ाई थी। विश्व युद्ध इसलिए हो गया कि यूरोप के देशों की कॉलोनीज थी, जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी हम थे। तो दूसरी वर्ल्ड वॉर में 25 लाख सैनिक भारत से चले गए। भारत में तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों में मिला के अभी 25 लाख सैनिक नहीं है।
लेकिन इतनी बड़ी आर्मी हमने रेज करके भेजी, तो ये कॉलोनियल सारे देश को उन्होंने मिला लिया, इसलिए वर्ल्ड वॉर हुई। अभी भी यूरोप में समस्या यही है कि यूरोपियन आपस में नहीं रह पाते हैं, उसकी वजह से सारी दुनिया को खतरा होता है। रूस और यूक्रेन पे तो यूरोप की लड़ाई है जी। तो अब अच्छी बात है कि यूरोप को भी समझ आ गया कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। शेखर, अगला सवाल उदीप अग्रवाल का है। बोल रहे यूरोपीय मैन्युफैक्चरिंग में मंदी, अमेरिका के प्रोटेक्शनिस्ट रुख और खुद को आइसोलेट करने और चीन के विकास की राह से भटकने के साथ भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? क्या ऐसे कोई इंडिकेशंस या पॉइंटर्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा सरकार की उत्सुकता को दर्शाते हैं? हम इसलिए पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, क्योंकि हमें जीडीपी वृद्धि को बढ़ाने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के अलावा बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियों की आवश्यकता होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत सरकार चाहती है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए, वो अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ उन्होंने अभी तक किया है वो काम नहीं कर रहा है। और उसमें देखिए डेटा तो अवेलेबल है। जब ये सरकार आई थी करीब 17% जीडीपी का हमारा मैन्युफैक्चरिंग से था, आज करीब 13% है। तो मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है। तब उसके अंदर ये सब ड्रामेबाजी है कि पीएलआई डाल दी, मोबाइल फ़ोन बन गए। ठीक है, वो मैं नहीं कहता वो नहीं बने, वो बने हैं, लेकिन जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसमें बहुत नौकरियां आती हैं और जिसमें बहुत टर्नओवर होता है, वो क्या होता है, आपने गारमेंट पार्क बनाया, उसमें एक फैक्ट्री में 50,000 लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि कई दिनों से बांग्लादेश में हो रहा है, हालांकि वहाँ पे इस समय उसमें क्राइसिस है जी। या श्रीलंका में हुआ, वियतनाम में हो रहा है। ऐसे सब देश, उसके लिए आपको लेबर लॉज ठीक करनी पड़ती हैं। लेबर लॉ का मतलब क्या है, आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला गारमेंट्स का, तो आपने लेबर इकट्ठी कर ली। जब ऑर्डर ख़त्म हो गया तो फिर तो आप उनको तनख्वाह नहीं देंगे ना, फिर वो घर चले जाएं। हो सकता है कि आपको नया ऑर्डर मिल जाए तो वो चलते रहें। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक बार रख लिया तो रख लिया, इसलिए कोई इसमें रिस्क लेना नहीं चाहता कि कल को मेरा ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा जी। फिर आप यहाँ और कई तरह की मुसीबतें हैं। आप डबल शिफ्ट नहीं करा सकते। आप किसी भी गारमेंट एक्सपोर्टर से पूछिए भारत में कि आप डबल शिफ्ट नहीं करा सकते अपने एम्प्लॉयज़ से, अगर वो करना चाहें तो भी उसका क्या इलाज है। सब हंसते हैं, सब कहते हैं साहब हम नहीं करा सकते डबल शिफ्ट, लेकिन एम्प्लॉयज़ तो सारे डबल शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि कानून तो ये है ना कि मैं नहीं करा सकता डबल शिफ्ट। लेकिन वही एम्प्लॉय जो है वो साथ वाला जो एक्सपोर्टर है अगली शिफ्ट उसके यहाँ जाके करता है, तो एम्प्लॉय तो 2 शिफ्ट कर रहा है, उसे कमाई ज़्यादा चाहिए जी। मैं नहीं करा सकता। तो हमारे यहाँ लेबर लॉज बड़ी पुरानी है, हमारे यहाँ लैंड लॉज बड़ी पुरानी है, और हमारे यहाँ टैक्स लॉज, हमारे यहाँ जो एक फ्रिक्शन होता है जो स्टेट जो और बिजनेसमैन के बीच में, वो अभी भी बहुत हैवी है। तो वो रिफॉर्म जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो जब तक वो सब्सटेंटिवली नहीं बेहतर होगा तब तक भारत में इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग आप भूल जाइए। बल्कि और मैन्युफैक्चरिंग को भी अभी खतरा होगा। जैसे ट्रंप आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे टैरिफ्स के ऊपर। अब ऑटोमोबाइल्स पे अगर आप टैरिफ कम कर दें तो फिर क्या होगा? कल को मान लीजिए BYD की इंडिया में फैक्ट्री आ जाए, तो जो टाटाज हैं, महिंद्राज हैं, जो इस समय EVs बना रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो ये है कि सबको एफिशिएंट बनना पड़ेगा और सबको सोचना पड़ेगा कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। वो ज़माना कि आप अंदर बैठ के चारों तरफ किले की दीवार बना के और दीवार के बाहर एक खाई बना के, पानी की मोट जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसके अंदर बैठ के अपना काम करेंगे 25-30 साल, वो ज़माना ख़त्म हो गया। वैसे भी आप देखें, आप अगर इतिहास पढ़ें, आप वापस जाइए 6वीं सदी, 5वीं सदी, 3री सदी, जब से इतिहास हमें अवेलेबल है, रोमन समय तक जाइए आप। हेलेन ऑफ ट्रॉय, क्लियोपेट्रा, जो पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। जो सच्चाई है, जो मिथोलॉजी है, जो आदमी किले में बैठा किले की रक्षा करने के लिए, वो कितना, ऑटोमन्स देख लीजिए, इस्तांबुल जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते थे एक ज़माने में, उन सबको देख लीजिए। तो जो भी कितना भी सशक्त फोर्स हो, अगर वो किले के अंदर बैठेगी, अपनी रक्षा करेगी, तो हमेशा हारती है जी। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी भारत को एक फोर्ट्रेस इंडिया बना के उसके अंदर नहीं रहना है, गढ़ बना के। भारत को दुनिया से इंगेज करके कॉम्पिटिटिवली
मैन्युफैक्चरिंग करनी है और उसके लिए जितनी हम अपनी लॉज और सिस्टम्स बेहतर कर सकें वो करना है। उसके अलावा दुनिया भर को बुरा भला कहना, वो तो चीन वाले तो सब्सिडाइज कर रहे हैं, फलाना तो कुछ ऐसे कर रहे हैं। सवाल ये है कि चीन वाले जो भी करें, आपको कौन से हकीम ने कहा है कि चीन से आप इतना खरीदें कि आपके पास $100 बिलियन की ट्रेड डेफिसिट हो जाए? आप आज सच्चाई देखिए, और ये कड़वी सच्चाई है कि चीन के साथ आपकी दुश्मनी है, लेकिन उसके साथ आपका $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, घाटा है आपको। आपसे चीन क्या लेता है? 14 बिलियन 15 बिलियन डॉलर का श्रिम्प पेस्ट, कुछ थोड़ा बहुत आयरन ओर, ऐसी मतलब बेसिक चीज़ें लेता है। ये कॉलोनियल उपनिवेशवाद एक रिश्ता है। उपनिवेशवाद क्या है कि मैं उपनिवेशवादी शक्ति हूँ, कॉलोनियल पावर हूँ, अपनी कॉलोनी से मैं रॉ मटेरियल लूँगा, कच्चा माल, उसको फिर मैं वैल्यू ऐड करके आपको बड़े दाम पे बेचूंगा जी। इसीलिए गांधी जी ने खादी शुरू की थी कि आप हमारी कॉटन लेके जाते हैं और मैनचेस्टर में मिल में बना के बेचते हैं, हम उसको लेते हैं, आपका फ़ायदा होता है, हम अपना सूत काट के अपना बना लेंगे। उसका एक प्रिंसिपल था। आज चीन के साथ तो वही हो रहा है, और चीन के साथ आपकी इतनी मारामारी है कि आप इतनी फौज लगा के बैठे हुए वहाँ पे। एट द सेम टाइम जिस देश के साथ आपका सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस है $40 बिलियन, वो अमेरिका है, उसके साथ आप इतने नखरे करते हैं। आपने 5 साल लगा दिए। पिछले साल जब ट्रम्प सत्ता में थे, उनको एक छोटी सी बात थी कि वो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का ड्यूटी आप कम कर दो। वो 1600 सीसी के ऊपर की मोटरसाइकिल है। ठीक है, हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी खरीदेंगे उसको और उनके जैसे कुछ और लोग लेंगे, पर उनके जैसे कुछ और लोग कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो उसमें हम लोग अड़े रहे। अब डर के मारे फटाफट उस पर कम कर दिया। फटाफट जिस दिन मोदी जी मिलने गए ट्रम्प को, उसी दिन जो अमेरिकन विस्की होती है, बर्बन जिसको बोलते हैं, जैसे जैक डैनियल्स होती है, वो भी जहाँ तक मुझे समझ एक तरह की बर्बन ही होती है। गलत कह दिया तो माफ़ करना, अगर मेरी इतनी अच्छी जीके नहीं है हर विस्की के बारे में, तो उसके ऊपर कम कर दिया। तो ये अब अमेरिका से बहस होगी टैरिफ्स के ऊपर, जहाँ पे हमारा ट्रेड सरप्लस है जी। चीन, जहाँ से हमारा इतना ट्रेड डेफिसिट है, हमारे कुछ खास कहने की सच्ची बात है मजाल ही नहीं है। लेकिन मजाल क्यों नहीं है और क्यों खरीदते हैं? क्योंकि चीन से जो सामान आता है वो बहुत सस्ता है। अगर आप वो बंद करेंगे तो कंज्यूमर तो चलो फिर भी कहेगा मारो गोली, मैं थोड़ा महंगा पहन लूँगा, क्योंकि आम कंज्यूमर जो है, गरीब भारतीय, मिडिल क्लास, वो देशभक्त एक अलग तरह का है। लेकिन जो इंडियन इंडस्ट्री है वो बोलेगी मेरी मशीनरी वहाँ से आ रही है, मेरी मशीनरी के इनपुट्स वहाँ से आ रहे हैं, मेरे केमिकल्स वहाँ से आ रहे हैं। इंडियन फार्मास्यूटिकल्स बोलेगा मेरे जो API है, जो जिससे मैं दवाई बनाता हूँ, आप सब लोग डोलो या क्रोसिन खाते हैं जी। तो उसके अंदर जो बेसिक दवाई है वो चाइना से आती है, क्योंकि चाइना ने APIs में दुनिया को डोमिनेट किया है। अब भारत में कुछ शुरू किया है ऐसा करना, लेकिन ये बड़ी पेचीदा बातें हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ नारे लगाने से और खड़े होने से कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दो, हम बढ़ा देंगे, वो नहीं होती है। अगर होती तो पिछले 11 साल में मैन्युफैक्चरिंग हमारी एज ए परसेंटेज ऑफ GDP कम नहीं होती। शेखर, अगला सवाल सागर अग्रवाल का, हमारे सब्सक्राइबर हैं, बोल रहे हैं कि हमने जो रोगन, जॉर्डन पीटरसन, लेक्स फ्रीडमैन आदि जैसे बेहद लोकप्रिय पर्सनालिटीज़ के पॉडकास्ट के जरिए US चुनावों पर ऑल्टरनेट मीडिया के प्रभाव को देखा है। उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया की विश्वसनीयता को चुनौती दी है। उन्होंने ग्लोबलिज्म, फेमिनिज्म, पॉलिटिकल करेक्टनेस और LGBTQ राइट्स पर पारंपरिक धारणाओं को भी चुनौती दी है। आप उनके पर्सपेक्टिव और रीजनिंग के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, वो एक आंधी है। वो एक आंधी है क्योंकि पब्लिक ओपिनियन में वो एक आंधी है जी। तो उस आंधी को वो बढ़ा भी रहे हैं और उसके साथ जा भी रहे हैं। ये अभी से शुरू नहीं हुए। ये लोग तो जब ट्रम्प पिछली बार थे तब भी थे, लेकिन उसके बाद डेमोक्रेट सत्ता में आए। तो ये जब पोलराइज्ड सिचुएशन होती है तो जैसे यूट्यूबर होते हैं, इस तरह के लोग दूसरी तरफ भी आते हैं। अगर आप भारत में आप देख लें तो आप देखेंगे कि ज़्यादा लोग ऐसे लिबरल साइड पे हैं, लेफ्ट साइड पे हैं जी। जो इस तरह से यूट्यूब, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है वो कई बार, मैं ये नहीं कह रहा जो एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है वो सरकार नहीं होती। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स भी होते हैं। उन्हीं नॉर्म्स के अंदर कोई भी सरकार काम करती है। तो उसमें
उसमें ये स्पेस एक खुलती है क्योंकि लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स में काम कर रहा है, चाहे वो प्रो दिस हो या एंटी दैट हो, लेकिन एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स में काम कर रहा है। अब उसके अंदर तो आप देखें, अगर टीवी चैनल देखेंगे तो सब एंकर्स अपना अच्छी तरह से टाई पहन के आएंगे, अगर फीमेल एंकर्स हैं तो अच्छी ड्रेस पहन के आएंगे या साड़ी पहन के, सब प्रॉपर मेकअप, लाइट शाई ठीक। यहाँ पे लोग बैठे हैं अपना स्लीवलेस के साथ, उसमें इतने बड़े बड़े टैटूज हैं और जो मर्जी बोल रहे हैं। तो वो एक जो इनफॉर्मेलिटी है उसका एक अपना चार्म है, और उसमें होता है कि यू स्पीक टू द फेथफुल, कि जो आपकी तरफ हैं आप उन्हीं की बात कर रहे हैं जी। तो उसमें इन सब की पावर बढ़ी है, अमेरिका में खास करके बढ़ी है, और भारत में उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि भारत में सारी टीवी चैनल्स वही हैं, सिर्फ वो टैटू नहीं दिखाते हैं, टाई वाई पहनते हैं, साड़ी वाड़ी पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, मेकअप करते हैं, लेकिन हैं तो वही सब के सब। नहीं तो औरंगज़ेब के ऊपर इतने दिन जो आदमी 300 कुछ 20 साल पहले मर गया, और उसके मरने के बाद उसका सारा साम्राज्य भी ख़त्म हो गया, इतना ख़त्म हो गया कि मराठास को उन्होंने बुला के बोला कि हमारी रक्षा करो दिल्ली दरबार की। उसके बावजूद ये टीवी चैनल्स इतने दिनों से औरंगज़ेब 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 पे लगे हुए। शिखर, औरंगज़ेब से ही जुड़ा अगला सवाल लूँगी। आदित्य पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि इस औरंगज़ेब विवाद को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था और एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए एक कमर्शियल फिल्म को दोषी ठहराना कितना लॉजिकल है? वो बोल रहे हैं। और आप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये बयान के बारे में क्या सोचते हैं कि वे साइट की रक्षा करेंगे लेकिन औरंगज़ेब जैसे किसी व्यक्ति की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे? क्या आपको लगता है कि इस विवाद का इस्तेमाल शिंदे समूह द्वारा फडणवीस पर हमला करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि वे स्वयं स्टेट गृह मंत्री हैं और इस सरकार की शुरुआत से ही शिंदे समूह ने इस मंत्रालय की मांग की थी? देखिए, इसमें दोनों बातें ठीक है। एक तो ये कि महाराष्ट्र में, खास सारे भारत में ही औरंगज़ेब की प्रशंसा करना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। आप देखिए, भारत में लोग औरंगज़ेब अपने बच्चों का नाम भी कम ही रखते हैं, मैंने तो कोई देखा नहीं। कभी कभी पाकिस्तान जाता हूँ मिल जाते हैं, लेकिन भारत में नहीं मिलते, क्योंकि उसका एक तरीका था। और सच्चाई ये है कि वो अच्छा था या बुरा था, उसकी असली जजमेंट तो ये है कि उन्होंने मुग़ल साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हो गया, मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म हो गई। उन्होंने और किसी के साथ कुछ किया या नहीं किया, पर अपनी डायनेस्टी ख़त्म कर दी जी। और इतनी ज़बरदस्त ख़त्म की कि उनके मरने के 54 साल के अंदर पानीपत की लड़ाई लड़ने दिल्ली का दरबार में मुग़ल को बचाने के लिए मराठास की सेना आई, इतना दूर डेक्कन से, अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है 1761 का। तो उन्होंने मुग़ल साम्राज्य को एकदम बर्बाद कर दिया। तो मैं नहीं कहूँगा कि बड़े समझदार नेता थे, राजा थे, चाहे वो बिगटेड थे, जो भी थे, लेकिन कम से कम अपना राजपाट तो, अगर बिगटेड थे, कोई बड़े ज़बरदस्त वॉरियर थे, लड़ने वाले थे सिकंदर आज़म की तरह, तो अपना कम से कम राजपाट दुनिया में तो बढ़ाते, लेकिन ख़त्म कर दिया, अपने लाइफ टाइम में ही ख़त्म कर दिया जी। क्योंकि जब तक वो वहाँ जाके बैठे मराठा से लड़ने के लिए, ख़ास करके डेक्कन में, और वहीं पे फंस गए, तो मराठास तो जीत गए, बल्कि वो जहाँ गए डेक्कन में, उन्होंने अपनी वहाँ पे एक ट्रैवलिंग कैपिटल बनाई। तो उसमें अगर स्टैनली वॉलपर्ट का अकाउंट पढ़ें, जो उन्होंने एक टेक्स्ट बुक ही लिखी है हिस्ट्री में, तो स्टैनली वॉलपर्ट जाने माने हिस्टोरियन है, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर उनका एक बायोग्राफी लिखी है। मैं तो उसी से जानता हूँ उनको, ये तो मैंने बाद में देखा है भी। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो एक टेंट की कैपिटल बनाई थी, उसका 30 वर्ग किलोमीटर उसका दायरा था, उसमें 50,000 ऊँट थे, 30,000 हाथी थे, क्योंकि ना सिर्फ लड़ाई लड़नी थी, लेकिन एक सप्लाई ट्रेन भी थी कि उन सब के लिए खाना चाहिए, उन सब के लिए चारा चाहिए, इंसानों को भी, जानवरों को भी। तो उस चक्कर में उनका राजपाट सब एकदम गरीब हो गया और पॉपराइज हो गया, तो बर्बाद। तो मैं कहूँगा कि औरंगज़ेब वॉज ए वेरी डिस्ट्रक्टिव रूलर, और वो मुग़ल साम्राज्य जो बनाया था अकबर ने, जहांगीर ने उसमें और काम किए, शाहजहां ने उसमें बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बनाए, उस सब को बर्बाद किया।
औरंगजेब ने, तो इतिहास खुद औरंगजेब को सजा दे चुका है। और औरंगजेब को किसने हराया? औरंगजेब को मराठास ने हराया। तो जब मराठास ने उसको हरा दिया तो इस समय विक्टिमहुड मराठास को तो ये क्लेम करना चाहिए कि हमने औरंगजेब को ख़त्म किया, लेकिन उसके बावजूद विक्टिमहुड, ये फिल्म भी है, मैंने ये फिल्म नहीं देखी है जी लेकिन जैसे उसके बारे में मैं पढ़ता हूँ तो बहुत विक्टिमहुड और एक इशू को इमोशनलाइज किया गया और औरंगजेब जैसे इंसान को एक नया जन्म दिया गया। पर मुझे लगता नहीं कि बहुत दिन चलेगा ये, क्योंकि इस समय कोई चुनाव होने वाला महाराष्ट्र में नहीं है। जी बिहार में होगा, बिहार में इसका कोई खास महत्व नहीं है। लेकिन फिर ये सवाल आता है कि इस समय शुरू क्यों हुआ? तो एक तो फिल्म आई, उस फिल्म से इमोशन, जी और दूसरी बात यह है कि ज़रूर इस बार बीजेपी के पास इतने नंबर्स हैं कि वो मेजॉरिटी से अपने आप सिर्फ 12 कम है। तो बीजेपी को अब शिवसेना की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो जब चाहें शिंदे को छोड़ सकते हैं और छोड़ेंगे भी। आप इस बात को यकीन से कह सकते हैं, छोड़ेंगे भी, क्योंकि बीजेपी को अब तक सिर्फ ये था कि हमें आप सब लोग जानते ही हैं कि जो शिवसेना का नाम शिवसेना है, ये भगवान शिव के नाम पे नहीं है, ये शिवाजी के नाम से। जी तो एक तो हिंदुत्व चीज़ थी जो बीजेपी की ने अपनी रखी अपने पास में, लेकिन जो शिवाजी की लेगेसी थी वो शिवसेना के पास थी। अब बीजेपी वो लेगेसी भी ले रही है, उससे शिवसेना में भी ये डर है और इसीलिए शिंदे फैक्शन भी हो सकता है कि इस बात को आगे बढ़ा रहा हो ताकि वो फडणवीस को एम्बैरस करे और उनको इस चीज़ में फंसा दे। क्योंकि शिंदे, एकनाथ शिंदे खुश तो हो नहीं सकते कि कल तक मैं मुख्यमंत्री था, आज मैं बिल्कुल मंत्री हूँ, लेकिन अब कोई ऐसी उनकी पावर नहीं है। शिखर, अगला सवाल अंकुर सिंह का है। वो बोल रहे भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की म्यांमार के सिविल वॉर से निकटता को देखते हुए अगर देश विभाजित होता है तो आपको क्या चुनौतियां नजर आती हैं? क्षेत्र में चीन और भारत की पोटेंशियल रोल्स पर कोई विचार? जैसे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप शायद ये कहना चाहते हैं कि अगर म्यांमार विभाजित होता है, उसके बारे में बात देखिए करें। म्यांमार तो बहुत तरीके से बहुत समय से विभाजित है। जो उत्तर म्यांमार है या नॉर्थ बर्मा जिसे कहते हैं, वहाँ जो यांगोन या नेपिडाओ, उसका इतना राज नहीं चलता है क्योंकि वहाँ बहुत इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। तो ये कुछ ऐसे चलता रहेगा, क्योटिक तरीके से चलता रहेगा और ये भारत के लिए चिंता का विषय भी रहेगा। जी देखिए हर देश, भारत, चीन और कुछ हद तक बांग्लादेश भी, ये सब जो उनके साथ इलाके लगते हैं उनके बारे में चिंता ज़्यादा करता है। जी तो चीन को सबसे बड़ी चिंता तब हुई जबकि जो ये नए गुरिल्लास थे, नए ग्रुप्स थे, इन्होंने एक ऐसे गैरिसन टाउन पे कब्जा कर लिया जो कि चीन के यूनान प्रोविंस को बॉर्डर करता है। तो चीन को लगा हमारी तरफ ना आ जाए, कम से कम बॉर्डर पे गड़बड़ ना हो जाए, लोग आने जाने शुरू हो जाएं। ऐसे ही भारत को भी मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, बहुत बड़ा बॉर्डर है हमारा। और हमारी एक और पेचीदगी है, कॉम्प्लिकेशन है, वो ये है कि जिस ट्राइब के लोग हमारे यहाँ रहते हैं उसी ट्राइब के लोग दूसरी तरफ भी रहते हैं और ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इनके आपस के रिश्तेदारियाँ हैं, ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ मूवमेंट हैं जी और कई बार जो कंफ्यूजन होता है कि आपकी आइडेंटिटी नेशनल है या ट्राइबल है या ट्राइबल में भी क्लैन्स हैं। तो ये बहुत पेचीदा इशू है। बांग्लादेश को एक तीसरा इशू है, उनका इशू है कि जो रोहिंग्या हैं, जो रखीन प्रोविंस के हैं, वो मुस्लिम हैं, उनको वहाँ से ज़्यादती करके भगाया जा रहा है। उनमें से बहुत आके बांग्लादेश में रह रहे हैं। अब कब तक रहेंगे, जी वापस आने का चांस है कि नहीं, बांग्लादेश उनको देखभाल कर पाएगा कि नहीं, पहले जैसे यूएसए टाइप पैसे मिलते थे उनके, अब वो भी बंद हो जाएंगे मान लीजिए। तो बांग्लादेश की वो समस्या है कि जब तक वहाँ शांति नहीं होगी तब तक ये लोग वापस नहीं जा सकते। अगर वो वापस नहीं जा सकते तो कब तक वो कैंप्स में बांग्लादेश में रहेंगे, कुछ ना कुछ मौका निकाल के भारत में भी आएंगे। तो जब एक देश में इंस्टेबिलिटी होती है इस तरह की, या एनार्की हो जाती है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बचता है, तो उसके पड़ोसियों को बहुत समस्याएं होती हैं। जी तो चीन उसको अपने तरीके से डील कर रहा है, भारत अपने तरीके से, और मेरे ख्याल बांग्लादेश अपने तरीके से। इस समय
सबसे बड़ी समस्या बांग्लादेश को होने वाली है इमीडिएटली। शेखर, अगला सवाल विशाल कुमार यादव का है। वो बोल रहे हैं कि अमेरिका और चीन अभी एआई में आगे जा रहे हैं, भारत कहीं आसपास भी नहीं दिख रहा है। हम आज भी केवल सर्विस इंडस्ट्री पर ही फोकस हैं। हम ना कुछ नया बिल्ड कर रहे हैं कंप्यूटर की दुनिया में और ना ही ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग ही कुछ खास कर रहे हैं। आखिर हमारे देश में जॉब्स आएंगी कहाँ से? देखिए, जो सर्विसेज की जॉब्स होती हैं वो खराब जॉब्स नहीं होती हैं। आपको जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें काम करना चाहिए। अब ये ज़रूर है कि भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमने वो बहुत बर्बाद करी है। हमने शुरू से पॉलिटिसाइज किया उनको। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हमारी बर्बाद हैं और जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनी वो कुछ वो एक जिसको कहते हैं कि नकल में थोड़ी वोकिज्म में फंस गई। हालांकि नहीं है, वो भी इवॉल्व करेंगी समय के साथ, लेकिन भारत में बेसिक रिसर्च इतनी नहीं हो पाई। क्योंकि देखिए, एआई कोई खड़े खड़े ऐसे इंजीनियर नहीं करते हैं, उसके पीछे बहुत बेसिक रिसर्च होती है। लेकिन भारत में बेसिक रिसर्च बहुत पुअर है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ होती थी वो फर्दर पॉलिटिसाइज हो गई हैं। ये भारत की कमज़ोरी है। लेकिन ये है कि भारत ने टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में अपनी काफ़ी स्ट्रेंथ बनाई है, चाहे वो आईआईटीज़ हों, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज और हों। उनकी वजह से हमारी सर्विसेज इंडस्ट्री में धाक भी बनी है। तो ये नहीं कि हम उसको छोड़ दें। हर किसी को यहाँ पे कमीज़ें नहीं सीनी है। कमीज़ें सीना भी अच्छी बात है जी। लेकिन हर किसी को कमीज़ें नहीं सीनी है। दुनिया को सर्विस इंडस्ट्री की भी ज़रूरत है, तो वो होना चाहिए। एआई, अब आप देखेंगे कि हो सकता है कि बहुत अच्छे भारतीय डेवलपर, साइंटिस्ट एआई में काम कर रहे हो अमेरिका में, क्योंकि उनको हमारे यहाँ एनवायरनमेंट नहीं मिला। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत ये है कि उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया कि दुनिया भर के लोगों ने रिसर्च वहाँ पे जाके करी। जी। अब ट्रंप जैसे कर रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या होगा। तो उसमें यूरोप एक काउंटर मैग्नेट आएगा, क्योंकि चीन के लिए काउंटर मैग्नेट बनना मुश्किल है क्योंकि वहाँ भाषा का इशू है। तो भारत से साइंटिस्ट जाके चीन में काम करे, और चीन के आस पड़ोस के देशों पे तो वैसे ही हर तरह के क्लेम्स हैं। जी। तो यूरोप में जाए, यूरोप कम्पीट करेगा, जर्मनी कम्पीट करेगा। अब देखें, जर्मनी के 80 यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल्स भारत आ रहे हैं। फ्रांस करेगा, ब्रिटेन करेगा। पर ये मौका है भारत को भी अपना जो बेसिक साइंटिफिक एजुकेशन है उससे पॉलिटिक्स को निकाल के उसमें अच्छे प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स को लाके, कुछ को जो विदेश में भारतीय हैं उनको अट्रैक्ट करके लाके, जो कि चीनियों ने किया, फिर हम बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन भारत में इस समय बेसिक रिसर्च बहुत ही मैं कहूँगा बहुत लिमिटेड है। शेखर, आखिरी 2 सवाल लूंगी। अनुभव सक्सेना पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में आंतरिक सुरक्षा के मामले में बिगड़ती स्थिति के पीछे क्या कारण है? क्या ये भारत के लिए फ़ायदेमंद है या पाकिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति भारत के लिए भी चिंताजनक है? देखिए, मेरा इसमें विचार ये है कि पाकिस्तान अगर स्टेबल रहे, अपने बीच में खुश रहे, तो भारत के लिए अच्छी बात है। क्योंकि जितना वो परेशान होंगे, जितना उनके यहाँ टेंशन होगी, उनके यहाँ मारपीट होगी, अल्टीमेटली उनका रिएक्शन क्या होता है कि एक तो ये कि इंडिया करा रहा है, और दूसरी बात ये जो उनके जो हुक्मरान हैं वो कोशिश करेंगे कि इसे अगर ध्यान बटाना है तो भारत के साथ कुछ शुरू कर दो। तो क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है, तो इंडिया के लिए सबसे अच्छा है कि पाकिस्तान अगर अपने आप में खुश रहे, जो करते हैं करते रहें। लेकिन जो पाकिस्तान में इस समय हो रहा है वो इसलिए भी हो रहा है कि उनकी जो सरकार है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्योंकि हर किसी को पता है कि फ़ौज ने इमरान खान को हटा के इलेक्शन को रिग करके इस सरकार को बैठाया हुआ है। उस सरकार की कोई औकात नहीं है। जिस आदमी की औकात है वो सामने नहीं है, आसिम मुनीर। उसने ऐसे अमेंडमेंट्स करी हैं लॉ में कि लगता है कि वो पता नहीं कितने साल तक वो चीफ ही चीफ रहेगा। तो क्रेडिबिलिटी नहीं है। और जब ऐसे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, आपके यहाँ कोई कम्युनिटी नाराज़ होती है, तो पॉलिटिकली आपको जाके उनसे एंगेज करना पड़ता है जी। और जो पॉलिटिकली एंगेज करता है उसमें क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान में इस समय वो नेता नहीं है और वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन पाकिस्तान, लोग ये कहते हैं एकदम टूट जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे, मैं नहीं मानता कि वो होगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी फेल्ड स्टेट नहीं है। फैशनेबल है, मैंने कहा है पाकिस्तान फेल्ड स्टेट नहीं है। आप में से कई लोग लिखेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं, वो फेल्ड स्टेट कुछ और होती है। फेल्ड स्टेट तो दुनिया में कई हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी फेल्ड स्टेट नहीं है। एक बड़ी बात है कि जब किसी स्टेट में कम से कम एक इंस्टीट्यूशन फुली इंटैक्ट हो तब तक वो फेल्ड नहीं होती है। जी। तो पाकिस्तान में वो इंस्टीट्यूशन आर्मी है।
तो लेकिन पाकिस्तान में समस्याएं इस वक्त बहुत हैं। भारत को उससे एक तरीके से रिस्पाइट है, लेकिन वो टेम्परेरी है। रिस्पाइट ये है कि पाकिस्तान अपने मामलों में उलझा हुआ है, जी तो भारत के पास समय है कि वो अपनी और तरह की तैयारी कर ले, सैनिक तैयारी कर ले। ये नहीं कि पाकिस्तान में हमला करना है, लेकिन क्योंकि अभी चीन से भी खतरा है, तो इस समय में भारत, अगर ये 2 फ्रंट खुले होते तो भारत के लिए समस्या ज़्यादा होती। अब आप देखें कितनी फोर्सेस हमने, अब पूरा स्ट्राइक कोर हमने जो पाकिस्तान को डेडिकेटेड था उसको अब ईस्टर्न लद्दाख में लगा दिया है। तो वो सब हमें इसीलिए एक स्पेस मिली है क्योंकि पाकिस्तान की अपनी समस्याएं बहुत हैं। शेखर, आखिरी सवाल आजकल होंगे। अर्जुन मलिक पूछ रहे हैं, अगर आईपीएल वाकई एक ग्लोबल लीग है तो क्या इसे 4 विदेशी खिलाड़ियों के नियम को खत्म नहीं करना चाहिए? एक ग्लोबल लीग को प्योर डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर संचालित होना चाहिए, न कि आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस के आधार पर। भारतीय क्रिकेट बिना किसी बाधा के प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूत है। क्या रीथिंक करने का समय आ गया है? नहीं, देखिए, 4 एक अच्छा रूल है, क्योंकि आपके लोग भी देखने नहीं आएंगे अगर दोनों तरफ से सारे खेलने वाले विदेशी हो जाएं, क्योंकि आपकी लीग में भी असली स्टार तो आपके अपने होते हैं। और दूसरा, ये इंडियन प्रीमियर लीग है, आईपीएल है, तो इंडियन बीसीसीआई का है, तो उसमें भारतीयों को प्रीएमिनेंस मिलना चाहिए। लेकिन 4 की आदमी आना, फिर एक इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट वगैरह, मैं कहूँगा ये अच्छा फॉर्मेट है। ये अच्छा फॉर्मेट है, बल्कि हमें ये चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी है जी उसमें विदेशी खिलाड़ी और आए, और हमारे खिलाड़ी भी जैसे जैसे उनको काउंटी क्रिकेट में जाना अलाउड है, तो कुछ हमारे खिलाड़ियों को विदेशी वाइट बॉल लीग्स में भी अलाउ होना चाहिए। हम अलाउ नहीं करते हैं, जी जैसे बिग बैश होता है ऑस्ट्रेलिया में, उनमें हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, तो वो भी करना चाहिए। भारतीय क्रिकेट को और इंटरनेशनलाइज होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में क्रिकेट की राजधानी अब भारत ही है। जी राजधानी भी है वो, उसका रिजर्व बैंक भी है वो, और नोट छापने की मशीन भी है वो, और उसी में लोग देखने आते हैं। इसलिए सब कोई चाहते हैं कि इंडिया के साथ उनका खेल हो। जी चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।